हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनविदास। आज एक मार्केट में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। वो ये कि आरबीआई ने फाइनली ओपन कर दी है अपनी विंडो अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस की जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। अब ये पूरी न्यूज़ क्या है, मैंने एक सर्कुलर शेयर किया है आपसे, थोड़ा सर्कुलर देखेंगे और समझेंगे ये पूरी एंटायर न्यूज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको एंड तक देखें, ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा सेशन। तो इसमें हम रेटिंग एजेंसीज के पेपर के बारे में बात करेंगे, मतलब ट्रिपल ए डबल ए के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि क्या इशू क्या था टेम्पल्टन का, क्या प्रॉब्लम आई और क्या लिक्विडिटी की इश्यूज आ गए, ठीक है, और इसका गोइंग फॉरवर्ड क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि आरबीआई हैज अनाउंसेस 50,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ आरबीआई ने किया क्या, अभी आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी टेम्पल्टन वाली, उसके अंदर मैंने बताया था कि टेम्पल्टन में जो इश्यूज आए थे जिस वजह से उसको अपनी 6 स्कीम्स बंद करनी पड़ी थी। अब टेम्पल्टन को 6 स्कीम्स इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी इशू आ गया था। अब आरबीआई ने देखते हुए जो है ये जो एक तरीके का पैकेज दिया है। अब ये एंटायर चीज है क्या, 50,000 करोड़ रुपए का किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड एएमसी को बेनिफिट होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी लोगों के बीच में डाउट है 50,000 को किस तरीके से एएमसी जो है यूटिलाइज कर सकती है, एएमसी को इससे क्या बेनिफिट है और बैंक का इसमें क्या रोल है। तो आइए समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने वो टेम्पल्टन वाली आई होप वीडियो देखी होगी जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस। तो होता यहाँ पे ये है, सपोज एक सबसे पहले बेसिक चीजें सीखिए कि एक ट्रिपल ए पेपर होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये पेपर ट्रिपल बी तक की जो कैटेगरी आती है, ट्रिपल ए डबल ए टिल ट्रिपल बी, इसको हम बोलते हैं जनरली इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। बिलो इससे जितने भी हमारे पेपर आते हैं, इससे नीचे के जितने पेपर्स होते हैं वो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड होते हैं। तो मैं अभी बात करूंगा ट्रिपल ए की और ट्रिपल ए से ट्रिपल बी तक के पेपर की बात। अब हुआ ये जनरली 50,000 रुपए, 50,000 करोड़ ये आरबीआई को देने की नौबत क्यों आई। सपोज किसी एएमसी का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एएमसी मान लेते हैं, किसी एएमसी का अगर कोई फंड है, ठीक है, समझेंगे, एएमसी का अगर कोई फंड है और उस फंड का एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, उस फंड का साइज कितना है, मान लेते हैं उस फंड का साइज 10,000 करोड़ का है। कितना? 10,000 करोड़ का है। और उसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ पेपर है वो मेजोरिटी ऑफ पेपर डबल ए वाले हैं। मतलब डबल ए पेपर वो होते हैं, आइए एक बार समझते हैं, जो ट्रिपल ए पेपर होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ट्रिपल ए और डबल ए के बीच में जो ट्रिपल ए पेपर होते हैं ये वो पेपर होते हैं जिनकी क्रेडिट वॉर्थिनेस हाई होती है, मतलब जिनकी क्रेडिबिलिटी इश्यूज जिसमें नहीं होते, जिनकी कह सकते हैं बैलेंस शीट बहुत साउंड होती है, बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनका काम बड़ा होता है, मतलब जिनमें कोई भी ऐसा इशू नहीं रहता कि हाँ कल को इसको इंटरेस्ट की कोई पेमेंट की दिक्कत आएगी, जो बहुत क्लीन बैलेंस शीट होती है, बढ़िया जिनका काम होता है, वो ट्रिपल ए मतलब क्रेडिट वॉर्थिनेस इनकी हाई होती है इन शॉर्ट। और ये डबल ए जो पेपर होते हैं ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं, थोड़े रिस्की पेपर होते हैं। इसमें रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम, ना के बराबर होता है, और इन पेपर में रिस्क जो होता है कंपैरेटिवली इसके अंदर रिस्क रहता है। तो अगर इस पेपर डबल ए के अंदर रिस्क आपका रहेगा तो सोचने की बात यहाँ है, इसके अंदर रिटर्न भी रहेगा, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम रिटर्न के चक्कर में कई बार चीज उल्टी पड़ जाती है। मतलब अगर जो कंपनी डबल ए पेपर जिसके आप लेके बैठे और वो कंपनी अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाई टाइमली, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वो पेपर को जब निकालना होगा तो डिस्ट्रेस कॉस्ट पे आपको निकालना पड़ेगा, जिससे आपके एनएवी पे इंपैक्ट आएगा। मैं लास्ट में बात समझाऊंगा। तो होता क्या है, अगर आपने किसी कंपनी को पैसे दिए हैं, सपोज कोई कंपनी है जो डबल ए रेटेड है, और डबल ए रेटेड मतलब उसकी क्रेडिट वॉर्थिनेस का इशू है, ठीक है, मतलब उसका जो रिस्क है वो उसके साथ थोड़ा एसोसिएटेड है एज कंपेयर टू ट्रिपल ए जो कि बहुत साउंड है, जिसका पता है ट्रिपल ए पेपर है तो जरूर मुझे पैसा दे देगा। पर डबल ए में कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, तो बैंक भी खास करके डबल ए रेटेड जो पेपर होते हैं इन पे जो है लेंडिंग करने से कई बार अवॉइड करते हैं। आजकल की जो सिचुएशन है जब मार्केट जो है इकोनॉमिक हम देख रहे हैं हमारे स्लो डाउन में, लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं, जो टेम्पल्टन के केस में भी आया, और आज हो क्या रहा है, आज मार्केट में आजकल बहुत रिडम्पशन हो रहा है, और रिडम्पशन खास करके क्रेडिट वाले पेपर्स में हो रहा है, और क्रेडिट वाले में मेजोरिटी जो होते हैं पेपर वो डबल ए के होते हैं, ट्रिपल ए भी होते हैं बट डबल ए पेपर ज्यादा होते हैं उसके अंदर। तो इशू आ रहा है, लोगों को डर बैठ रहा है, और उस वजह से क्या हो रहा है, एएमसी के पास, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज 10,000 करोड़ का फंड है, और मान लो यहाँ पे रिडम्पशन का प्रेशर आ जाता है। रिडम्पशन मतलब वहां पे इन्वेस्टर पहुंच जाते हैं कि मुझे हमारा पैसा वापस चाहिए। मान लेते 500 करोड़ के इन्वेस्टर पहुंच गए,
और इस 10,000 करोड़ में से ये एएमसी 100 करोड़ का ही जो है कैश मैनेज करके चल रही थी, अपने पास 100 करोड़ का कैश रख के बैंक में चल रही थी, बाकी सारा उसने पेपर ले रखे थे। अब 500 करोड़ का रिडम्पशन मेरे पास आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से कुछ पेपर सेल आउट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। अब इस निकालने के प्रेशर में जरूरी नहीं ऐसी मार्केट में मुझे बायर मिले, कोई मुझे खरीदने वाला मिले। तो ऐसी सिचुएशन में जो टेम्पलटन के साथ हुआ, इसको कहते हैं इलिक्विड मार्केट, मतलब खरीदने वाले नहीं है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। और ऐसा तब होता है जब पेपर मेरे पास डबल है, क्योंकि ट्रिपल ए को तो फिर भी कोई खरीद लेगा, डबल ए पेपर में रिस्क होता है तो जनरली कोई खरीदता नहीं, ना बैंक उस पर लेंडिंग करता है। तो यहाँ पे यही इशू आया कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे, रिडम्पशन प्रेशर हो गया, तो एएमसी के ऊपर दिक्कत आ गई। अब आरबीआई ने यहाँ पे 50,000 करोड़ से किस तरीके का रोल प्ले करा है, किस तरीके से पॉजिटिव न्यूज है। सपोज आरबीआई ने ये बोला कि मैं 50,000 करोड़ जो है अभी फिलहाल, अभी 50,000 करोड़ के लिए बोला है, फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो आरबीआई इसमें और इंक्रीमेंट कर सकता है। 50,000 करोड़ आरबीआई ने जाके बैंक्स को बोला, किसको बोला, बैंक्स को बोला, जी बैंक मुझसे रेपो रेट पे, किस पे, रेपो रेट, रेपो रेट वो जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो है लेंडिंग करता है, रेपो रेट कौन सा, जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करता है, रिवर्स इसका अपोजिट होता है। अभी करंटली जो रेपो रेट 27 मार्च को रिड्यूस होकर कितना हुआ, 4.40, तो बैंक को बोला मुझसे 4.40 पे जो है 50,000 करोड़ रुपए ले लो, अलग अलग बैंक को अलग अलग तरीके से बोला गया। तो जो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आप सर्कुलर में देख लेंगे। तो बैंक को बोला गया 50,000 करोड़ हमसे ले लो, और आगे फर्दर जो है ये एएमसीज मतलब म्यूचुअल फंड वाली जितनी भी हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड वाली, उनको लेंड कर दो। कैसे लेंड करेंगे, ये इनके पास जो पेपर्स होंगे, ये पेपर एज अ कोलेट्रल अपने पास रख लेंगे, कोलेट्रल रख लेंगे, क्यों, एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लेंगे और इनकी मदद करेंगे। तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि 500 करोड़ वाला जो मुद्दा था, यहाँ पे अगर चाहती तो कंपनी उस केस में इन पेपर्स को इसके पास, बैंक के पास देके पैसा ले सकती थी और वो पैसा वापस इन्वेस्टर को दे देती। उस केस में जो है डिस्ट्रेस की पोजीशन नहीं आती, एएमसी को अपने फंड्स को बंद नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट उसने दिया है कि एएमसी ये काम कर सकती है। पहले क्या होता था, कुछ क्रेडिट लाइन की लिमिट भी होती थी, क्रेडिट लाइन में क्या होता था, बैंक कुछ हद तक मदद भी करते थे, 20% तक क्रेडिट लाइन मिल भी जाती थी, बट अब ये बड़ी चीज आ गई है। बट यहाँ पे एक सिचुएशन जो पैनिक बटन क्रिएट कर सकती है वो ये कि जो आजकल जो बैंक है, वो बैंक जनरली क्या बात करते हैं, बैंक चाहते हैं कि उन्हें बढ़िया क्वालिटी के पेपर मिले एज अ कोलेट्रल, ठीक है, उसके ऊपर वो बैंक जो है आपको सपोज ट्रिपल ए के करीब में 6 से 6.5% के बीच में मान लेता हूं, अभी 6 से 6.5% इसका रेट मान लेता हूं। अगर मैं जीसेक का रेट भी लेके चलूं तो जीसेक मैंने आपके लिए खोला हुआ है कि जीसेक में देखेंगे काफी मूवमेंट रही है। अभी करंट जीसेक कितना दिखा रहा है, 6.15 का, देख सकते हैं यहाँ पे 6.15 का रेट दिखा रहा है। और पिछले 15 दिन के अंदर अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो 15 दिन के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट रही है जीसेक के अंदर। तो मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी है और मैंने investing.com की हेल्प ली है इसमें, सोर्स है investing.com। तो ये 6.15 का जीसेक का रेट चल रहा है, तो समवेयर इतना ही आप मान के चल सकते हैं कि जो आपका जो होगा ट्रिपल ए का भी हिसाब होगा। तो 6 से 6.5% पे बैंक लैंड करेगा, करीबन 4.40 पे लेगा, तो बैंक को भी इसमें जरूर फायदा है। तो बैंक क्या करेगा, 4.5 करीबन 4.40 पर पे रेपो पे उठाएगा आरबीआई से, और आगे फर्दर एएमसी को दे सकता है। ट्रिपल ए के केस में इतने और डबल ए के केस में और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ट्रिपल ए में कम होगा इंटरेस्ट, डबल ए में क्रेडिट वॉर्थिनेस कम होगी, तो जरूर उसका इंटरेस्ट यहाँ से 6.5 से मूव करके 7.5 8.5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ पेपर। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब पॉइंट जो है मेन, वो पैनिक बटन कौन सा है, वो ये है कि अगर बैंक ट्रिपल ए पेपर ही लेना चाहे और एक एएमसी के लिए अगर लिक्विडिटी का इशू रिडम्पशन का आता है, तो ट्रिपल ए तो वो इजीली निकाल सकता है, बाहर भी निकाल सकता है और बैंक में भी दे सकता है, और बैंक भी उसको लेंडिंग कर सकता है उसके बिहाफ पे ऐसा कोलेटरल रख के। बट अगर डबल ए की बात है, क्या बैंक उसको लेंड करेंगे, क्या बैंक उस पर लेंडिंग करेंगे, एज अ कोलेटरल लेंगे, तो वहां एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जिन फंड्स के अंदर डबल ए ज्यादा है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा इन्वेस्टर, कि जिस फंड के अंदर अगर डबल ए पेपर ज्यादा है, वहां एक थोड़ी सिचुएशन आ सकती है पैनिक की, क्योंकि डबल ए अगर बैंक ले लेंगे तो कोई दिक्कत, नहीं लेंगे तो उनको उनके जो ओरिजिनल रेट पे है उससे कम पे जो है एएमसी को निकालना पड़ेगा उस पेपर को, जिसको कहेंगे डिस्ट्रेस कॉस्ट। उस डिस्ट्रेस कॉस्ट की वजह से होता क्या है, देखिए एक ओरिजिनल रेट होता है, किसी पेपर का एक ओरिजिनल रेट है, ठीक है, उसके बाद आता है एक डिस्ट्रेस रेट जो आपको मुसीबत में निकाल के देना पड़ रहा है। तो इसके बेच सपोज ये 10 था तो डिस्ट्रेस रेट 8 है, तो 2 रुपए का जो नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ये 2 रुपए का नुकसान आपकी एनएवी पे दिखेगा, तो एनएवी आपकी डाउन हो सकती है, यहाँ आपको इंपैक्ट हो सकता है। तो जो ट्रिपल ए पेपर है उनमें तो ऐसा कोई इंपैक्ट की हमें चीज नहीं दिखती, बल्कि उनके लिए गुड न्यूज है। पर डबल ए पेपर के लिए जब क्रेडिट का इशू है तो वहां पे थोड़ा पैनिक की सिचुएशन हो सकती है। बट मैं आपसे यही कहूंगा, जो आरबीआई का वाला मूव है बहुत वेलकमिंग मूव है, इसकी काफी टाइम से लोग
मतलब जब से टेम्पल्टन का इशू हुआ है 3-4 दिन से काफी लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि गवर्नमेंट को कोई स्टिमुलस देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने ये चीज दी। इसको कहेंगे स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये पहले भी चीजें हो चुकी हैं, पर सिंस अब कोरोना के टाइम में चीजें बहुत सारी निकल के आ रही हैं। मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिस्कल पॉलिसी हो गई, और आज ही हमने म्यूचुअल फंड के लिए देखा। अब देखिए, आरबीआई शेल कंडक्ट रेपो ऑपरेशन ऑफ 90 डेज टेन्योर एट द फिक्स्ड रेट, तो 90 दिन तक ये ऑपरेशन चलेगा पूरा, ठीक है, जो आरबीआई प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर कोलेक्ट्रल क्या रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर रहेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है, इसके अंदर रह सकते हैं आपके कमर्शियल पेपर, सीपीज जिसको हम बोलते हैं, डिबेंचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। मैं इनके ऊपर एक सेपरेट से क्लास बनाऊंगा, पर सीपीसीडी जनरली लिक्विड्स कैटेगरीज में ज्यादा होते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं वो उसके बाद बियॉन्ड जगह शॉर्ट टर्म हो गई, ये कैटेगरीज के अंदर सीबीज जनरली देखे जाते हैं। अगर मैं लिक्विड फंड की बात करूं तो लिक्विड फंड्स हो गए, ओवरनाइट्स हो गए। तो ओवरनाइट के अंदर क्या होता है, जनरली ओवरनाइट फंड्स की लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं, बहुत टाइम से ट्रेंडिंग में था। ओवरनाइट फंड के अंदर क्या होता है, बैंक टू बैंक लैंडिंग होती है, वन डे मैच्योरिटी पेपर होता है, ठीक है, वो ज्यादा सबसे ज्यादा सिक्योर पेपर माने जाते हैं। उसके बाद लिक्विड्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी कम होती है, उसके अंदर सीपीसीडीज होते हैं, यही कमर्शियल पेपर्स होते हैं हमारे, और हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। तो इसके बाद जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, जहां हम कंपनियों को देते हैं पैसा और कंपनी हमें फिर आगे से बॉन्ड, तो ये सारी चीजें। तो यार समझने वाली बात दोस्तों ये है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेन, वो ये चीज है कि जो ये मूव है ये बहुत पॉजिटिव मूव है, ठीक है, और ये 50,000 करोड़ इसलिए दिया गया ताकि रिडम्पशन के प्रेशर को एएमसी हैंडल कर सके, और रिडम्पशन के प्रेशर को एएमसी हैंडल कर सकेगी तो टेम्पल्टन जैसे इश्यूज फ्यूचर में नहीं होंगे कि हमें फंड्स को बंद करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये काफी मोटिवेट करता है हमें। कमेंट करिएगा, बताइएगा और किन वीडियोस के बारे में आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। थैंक यू सो मच।